नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक का तरीका, यह उसका 7वां सत्र है जो कि जनवरी 25, 1981 को रिकॉर्ड हुआ था। दोहराया जाता है। इस किताब के द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप मान भी सकते हैं, जान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज भी कर सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है जो कि अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। अब हम इस सत्र में आगे चलते हैं और जैसा कि हमेशा रा कहते हैं कि हम तुम्हारा स्वागत उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। अब हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो डॉन पहला सवाल करते हैं। आपने पिछले सत्र में बताया था कि आप ग्रहों के महासंघ का हिस्सा हैं। किस तरह की सेवाएं आपके लिए मौजूद हैं? क्या आप इसके बारे में हमें थोड़ा बताएंगे? तो रा कहते हैं, हम अनुमान लगा रहे हैं कि तुम पूछना चाहते हो कि किस तरीके की सेवाएं हम देते हैं, ना कि किस तरीके की सेवाएं हमारे लिए हैं। हमारी सेवाएं देने का एक गणित है। जब भी कोई हमसे सेवाएं मांगता है तो हम उस गणित का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जिस लॉ की बात कर रहे हैं, ये लॉ ऑफ सर्विस बोलते हैं इसको, ठीक है ना। सेवा देने की सर्विस मतलब तरीका। इसको अंग्रेजी में लॉ ऑफ स्क्वायर्स भी बोला जाता है। तो इसकी जो कैलकुलेशन होती है ना, वो कुछ इस प्रकार की है। इसकी ही लॉ ऑफ वन की एक और किताब है, रा कॉन्सेप्ट गाइड। तो यदि कोई अंग्रेजी में इस किताब को पढ़ रहा है और उसको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, तो वो एलएल रिसर्च की वेबसाइट से जाकर, वहाँ पर फ्री में है ये अवेलेबल, तो वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकता है, रा कॉन्सेप्ट गाइड। तो इसमें इस लॉ को बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो ये लॉ जो है ना, वो इस तरीके से काम करती है कि मान लो धरती पर से कुछ दिक्कत आ गई, कुछ परेशानी आ गई या कुछ हुआ, तो किसी को किसी तरीके की सेवा चाहिए या कुछ सीखना है। जैसे कि वही उन्होंने बताया कि ध्यान की हम इतनी चीज़ें बता सकते हैं, तो मैं और भी अलग अलग तरीके के काफ़ी ज्ञान दे सकते हैं। तो उसको सेवा में ही काउंट किया जाता है। तो ये भी हम जो लॉ ऑफ वन आपको दे रहे हैं, ये भी एक तरीके की सेवा है। यदि आप किसी और को देते हो तो वो भी सेवा में ही काउंट की जाएगी। परंतु सेवा करते वक्त सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखा जाता है, वो रखा जाता है दूसरे की आज़ादी का उल्लंघन ना हो। जैसा कि हमने पिछले सत्र में बताया कि इसको करने का तरीका जो रचयिता का है, वो है रहस्य। दो, पर इस तरीके से दो कि सामने वाला खुद मांगे, ना कि आप उसके ऊपर जबरदस्ती अपनी सेवाएं थोपो। ये चाहे वो प्रेम ही क्यों ना हो, प्रेम भी आप दूसरों के ऊपर जबरदस्ती नहीं थोप सकते। तो ये इस तरीके से काम करती है। जो भी व्यक्ति सबसे पहले कॉलिंग, या फिर इसके लॉ ऑफ कॉलिंग भी बोलते हैं, सबसे पहले सेवा मांगेगा, उसको अनंत काउंट किया जाएगा। उसको ये नहीं माना जाएगा कि वो एक है, वो एक नहीं, अनंत काउंट किया जाएगा। और मान लो उसके साथ जुड़कर बिल्कुल उसी की जैसी सोच का, दूसरों की सेवा की भाव रखने वाला, वो उससे जुड़ता है, तो वो 2 इंटू 2, क्योंकि वो 2 है, अब दोनों मिला के 2 हो गए, तो 2 इंटू 2 4 हो गए, यानी 2 गुणा 2 4। अब मान लो एक तीसरा और जुड़ गया, तो ये हो जाएगा 4, जो पिछला नंबर था उससे उसको गुणा करो 2 से, तो आएगा 8। अगर मान लो एक चौथा और जुड़ गया, तो ये हो जाएगा 8 गुणा 2, यानी 16। हमने दोस्तों इसका एक सिमुलेशन एक नॉर्मल एक्सेल पे बना रखा है, जो कि हम आपको दिखा सकते हैं। तो हमने इसको इस तरीके से बनाया था कि ये लॉ ऑफ स्क्वायर्स काम कैसे करती है। परंतु इसके अंदर एक भेद और है। जितने लॉ ऑफ स्क्वायर लगती चली जाएगी, मान लो यहाँ पे जैसे इन्होंने 10 तक की कैलकुलेशन कर रखी है इस किताब के अंदर। 10 तक की कैलकुलेशन में इन्होंने जब किया, जब 10 लोग मिलके करते हैं, तो उसका टोटल काउंट आता है 1024। यदि आप अपने घर पे इसको करके देखना चाहें तो कर सकते हैं, 1024 आया। परंतु अब इसमें एक भेद और है कि 1024 लोग अगर कॉल कर रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, और पूरी धरती की, मान लो एक बार को मान लेते हैं कि धरती की पूरी
जनसंख्या या किसी भी ग्रह की पूरी जनसंख्या, धरती की ही क्यों बात करें जब पूरा ब्रह्मांड रखा हुआ है, तो ब्रह्मांड की बात करें ना, धरती की बात करने का क्या फायदा अभी फिलहाल के लिए। तो हम ये मान के चलते हैं कि हम 34 लेवल ले लेते हैं। मान लो 34 लोगों ने एक साथ मिलकर लॉ ऑफ स्क्वायर लगाई, तो हाँ 34 ने लगाई। मान लो कोई ग्रह अब इस केस में हेल्प मांगता है, कॉलिंग करता है महासंघ को, मतलब कन्फेडरेशन को, तो उसकी कैलकुलेशन ये होगी कि ये जो 34 लोग हैं ना जिन्होंने मदद मांगी है, उसको आपको भाग भी करना पड़ेगा उतने लोगों से जितने लोगों ने मदद नहीं मांगी है। यानी अगर इस 10वें वाले लेवल पे लेके चलते हैं, मान लो 10 लोगों ने कॉल की तो 1024 मानी जाएगी। परंतु अगर धरती की पूरी, हम अपनी धरती की अगर बात करें, और पूरी की पूरी जनसंख्या बाकी मांग ही नहीं रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि हाँ भाई एक का ज्ञान क्या होता है क्या नहीं है, ये रचयिता के तरीके काम कैसे करते हैं, उनको नहीं पता, तो ये भाग किया जाएगा पूरी जनसंख्या से। तो पूरी जनसंख्या से अगर आप भाग करते हो, हमने यहाँ पे 33वें लेवल पे देखा तो 8.5 बिलियन बन रही है पूरी जनता। 8.5 बिलियन मतलब 850 करोड़ लगा लो आप लोग। इससे अगर आप भाग करते हो तो ये जो नंबर आ रहा है ना, ये कुछ 1.19। तो कायदे से कन्फेडरेशन को ये पता चलता है कि अगर 10 लोग कॉल कर रहे हैं और 10 लोग के अलावा और कोई कॉल नहीं कर रहा है, तो असलियत में जो कॉल मांगी वो है वो 1.19, यानी कुल मिला के लगभग 2 लोगों ने ही मदद मांगी है असलियत में। तो इसके लिए जितने ज्यादा लोगों को एक का ज्ञान होता जाएगा और वो इस लॉ का इस्तेमाल करना सीख गए, और सबसे जरूरी बात कि उन सब के दिमाग, उनकी सबकी सोच दूसरों के सेवा की होनी चाहिए या सेवा की होनी चाहिए। अब इसमें ये दोनों तरफ लग सकती है। आगे ये जो सेवा का जो एक ये जो मायाजाल है, जो खेल है, वो आपको आगे पता चलेगा, लेकिन ये लॉ ऑफ स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ के चलिएगा। तो कायदे से देखा जाए तो 10 लोगों ने जब कॉल की तो एक्चुअल कॉल हुई केवल 2 लोगों के लिए, ठीक है। तो अब इसमें खैर हम आगे चलते हैं कि और राह क्या कहते हैं। यदि आप में से किसी को इसकी ज़रूरत हो तो आप अपने यहाँ पर कर सकते हैं इसको कैलकुलेट। एक बार को हम और दिखा देते हैं। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लॉ ऑफ सर्विस लगाया, ठीक है, पूरा वो पीपल और लेवल ऐसे लगाया हम लोगों ने, एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति। इसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है, अगर आप देखें यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पे हमने देखा जो पहला व्यक्ति है उसको हमने अनंत यानी इन्फिनिटी काउंट किया। दूसरे लेवल पे हमने उसे 2 कर दिया, वो इसीलिए क्योंकि इसके हिसाब से दूसरे लेवल पे हम उसे 2 ही लेके चल रहे हैं, परंतु हमने आगे जाके इसका मल्टीप्लाई किया, इससे 2 से 2 को गुणा किया तो 4 आया, फिर हमने यहाँ 4 कर दिया, ठीक है, इक्वल टू करके हम ये वाली वैल्यू ले आए, यहाँ पे यहाँ 4 कर दिया, 4 करके यहाँ पे फिर इसको खींचा तो ये 8 हो गया। ऐसे करते 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 पूरी कैलकुलेशन हो जाती है। यदि अगर हम अभी नीचे के सारे हटा दें ना, ये अभी हटा दें, तो हमने पहले ही कैलकुलेशन करके रखी हुई थी कि यदि अगर किसी को दिखाना हो या कुछ हो, कोई जानना चाहता है, तो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं इसको कि अब हमने जब ये दोनों फार्मूले लगा लिया, अब हम इसे खींचते जाएंगे ना ऐसे, तो ऑटोमेटिकली हमारी पूरी कैलकुलेशन हम लोगों को दे देगा निकाल के एक्सेल पे, कितने हुए कितने नहीं हुए। 33वें लेवल पे जाके ये पूरी धरती के लोगों का बनता है, परंतु उस धरती के लोगों में से बाकी लोग अगर नहीं मांग रहे हैं सेवा, तो उनको सेवाएं प्रदान नहीं की जाएंगी, केवल 2 ही लोगों को सेवा प्रदान। मतलब जितना कैलकुलेशन आपने किया है, 33 लोग बैठ गए अगर, ठीक है, तो जितने तो पूरी धरती की जो जनसंख्या है उससे डिवाइड, आप यही मान के चलो कि नहीं पता चला किसी को, मानते किसी को नहीं पता ये एक का ज्ञान, तो 33 बैठेंगे ना, तब जाके ये पूरे के पूरे उस पे लगेगा, मतलब तब जाके ये एक व्यक्ति के लिए बनेगा। 34 लोग बैठ गए 2 के लिए, तब ज्यादा के लिए हो जाएगा। तो काउंट आप ये अपने लेवल पे अपने घर पे कर लेना कि यदि पूरी धरती के लिए अगर सेवा मांगनी है तो कितने लोगों के दिमाग एक जैसे होने चाहिए जिनका सेवा भाव हो, और वो सेवा भाव किसी भी डायरेक्शन का हो सकता है। ये अभी आप देखोगे आगे चल के। खैर हम इस पे ज्यादा वक्त नहीं बिताते हैं,
अब हम इसी सत्र में आगे चलते हैं। यदि आप में से किसी को कैलकुलेशन करनी है तो हम दोबारा दिखा देते हैं, इस तरीके से है, ठीक है। और आप इसे घर पे बैठ के भी इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्र इच्छा है। तो आगे डॉन सवाल करते हैं, कहते हैं, इससे मैं यह अनुमान लगा रहा हूं कि क्योंकि हमारी धरती पर अलग अलग तरह की सोच के लोगों का मिश्रण है, इसलिए उनको संपर्क करने में आपको दिक्कत आ रही होगी। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रचयिता की एकता का ज्ञान है और कुछ लोगों को नहीं है, इसलिए आप खुलकर सामने नहीं आ सकते और अपने होने का प्रमाण नहीं दे सकते। क्या हम सही कह रहे हैं? तो रा कहते हैं, हमको तुम्हारे सारे लोगों की सोच के मायाजाल को समझना पड़ता है, इसलिए हमारी सेवाओं को देने में दिक्कत आती है। हालांकि हमारी किस्मत है कि रचयिता ने यह सेवा देने की गणित लगा रखी है, इसलिए इसका इस्तेमाल करके जब कोई हमारी मदद या सेवा मांगता है तो हम आ जाते हैं, वरना हमारे होने का इस वक्त कोई महत्व नहीं है। तो दोस्तों, ये जो लॉ ऑफ स्क्वायर्स है ना, ये कन्फेडरेशन के लिए कह लो या इस महासंघ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब अगर ये ना हो ना तो समझ लो किसी ग्रह की मदद नहीं की जा सकती। तो वो कहते हैं, छोटे में कहें तो हाँ, तुम सही कह रहे हो, हम तुम्हारे किसी एक गुट नहीं, सभी की सोच को समझकर अपनी सेवाएं देते हैं। जो जैसे जैसे हमारी सेवाएं मांगता है, हम वैसे वैसे उसको अपनी सेवाएं देते चले जाते हैं। तो अगला सवाल डॉन कहते हैं, तो इस गणित के हिसाब से यदि 10 लोग आपको मदद या सेवा के लिए बुलाएं तो आप उसको 100 लोग मानते हो, क्या मैं सही कह रहा हूं? तो रा कहते हैं, ये नहीं, ये ठीक नहीं है। यदि 10 लोग हमारी मदद या सेवा मांगते हैं तो हम उसको 1064 काउंट करते हैं। यही इस गणित का हिसाब है और इसी से हम उसको मानकर चलते हैं। हालांकि सभी लोगों की सेवा मांगने के लिए सोच में विभाजन होने के कारण थोड़ा नुकसान होता है, परंतु लगभग इतने ही लोग बनते हैं। इस गणित के हिसाब से जितना सोच में मिलन होगा उतने ही अच्छे नतीजे आते जाएंगे। तो कहने का मतलब है दोस्तों, ये लॉ ऑफ स्क्वायर्स इतनी पावरफुल चीज है कि यदि किसी को समझ में आ जाए और जितने ज्यादा लोगों को समझ में आ जाए, वो इस ग्रह को किसी भी दिशा में लेके जा सकते हैं। ये लोगों के हाथ में है, ऐसा नहीं है किसी एक के हाथ में है। तो खैर, आगे डॉन कहते हैं, अभी आपकी सेवाओं के लिए कितने लोग धरती से मदद मांग रहे हैं? तो रा उस जमाने के हिसाब से, मतलब 1981 के हिसाब से भी बताएंगे, केवल हमको यानी रा को धरती से 3,52,000 लोगों ने मदद मांगी है और पूरे संघ से 63 करोड़ 20 लाख लोगों ने मदद मांगी है। तो दोस्तों, 1981 में 63 करोड़ 20 लाख लोगों ने पूरे महासंघ से मदद मांगी थी। अब ये वो लोग हैं जिनका एक साधारण तरीके से एक वो ही ऐसा होता है, मतलब एक भाव ही ऐसा होता है दूसरों की सेवा का। और ऐसा नहीं कि झुकाव बिल्कुल ऐसा ही हो कि जी बहते ही चले जा रहे हैं उसके अंदर, ऐसा नहीं, लेकिन दूसरों की सेवा का भाव होता है उनका। इनमें कई सारे ऐसे होते हैं जो कि ध्यान करते हैं, कई सारे ऐसे होते हैं अलग अलग तरीके से चीजें कर रहे होते हैं। बट हाँ, इसमें जो ज्यादातर लोग होंगे वो होंगे जो ध्यान वगैरह और ये सारी चीजें करते हैं, क्योंकि उसी अवस्था में आप इनसे मदद मांग सकते हो और कोई तरीका नहीं है इनसे मदद मांगने का। अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं ऐसे ही खड़े हो गए, छत पे खड़ा हो जाऊंगा तो फिर सेवा मिल जाएगी, चांसेस कम ही है उस केस में। तो डॉन कहते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि सेवा के गणित यानी लॉ ऑफ स्क्वायर्स के हिसाब से ये अंक कितना हुआ? तो रा कहते हैं, ये अंक बहुत बड़ा है और इसको लिखने का कोई महत्व नहीं है। हालांकि ये अंक दर्शाता है कि बहुत बड़ी संख्या में हमसे मदद मांगी जा रही है और ये आवाज पूरे ब्रह्मांड के लोग जो रचयिता की सेवा में हैं सुन और महसूस कर रहे हैं कि हमारे अपने भाई दुख, दर्द और निराशा से गुजर रहे हैं और अब हमें अपनी सेवा देनी है। तो दोस्तों, इस धरती पे अगर आपने हर जगह देखा होगा, जब पाप बढ़ता है, दुख बढ़ता है, लोगों के अंदर निराशा आती है, बहुत दिक्कतें हो जाती हैं, तो इस महासंघ के साथ ऐसा नहीं है ये तो एक महासंघ है, ऐसे अनंत महासंघ हैं। उन सब अनंत महासंघों में से
अलग अलग आकाश गंगाओं से उठ उठ के आते हैं सारी की सारी वानर सेना कि आ जाओ भाइयों को जरूरत है। अब इन्होंने आवाज लगा दी, अब जाके इन्हें अकल आई है कि हाँ हमारी जरूरत है इन्हें। तो तब आते हैं ये, और वो भी तब जब मांगे। अब मांग ही नहीं रहा है, खोया हुआ है, तो उसकी मदद कौन कर देगा? जिसने सोच ही रखा है गड्ढे में कूदने का तो उसको कौन बचाए? तो खैर आगे डॉन कहते हैं, ये आवाज और कितनी बड़ी होनी चाहिए कि आप खुलकर हमारे धरती के लोगों के सामने आए। इसके लिए कितने लोगों को आवाज लगानी पड़ेगी कि पूरा महासंघ इसको सुने? तो रा कहते हैं, हम इसका अंदाजा इससे नहीं लगाते कि कितने लोग हमें बुला रहे हैं, बल्कि हम अंदाजा इस बात से लगाते हैं कि कितने वो गुट हैं जो अनंत रचयिता की एकता और उसकी अनंत बुद्धिमानी को हर चीज में देखते हैं, और जिनके दिमाग में विभाजन ना हो। ऐसा कम ही हुआ है अभी तक, पर कुछ गुट ऐसे मिले हैं हमें कभी कभी। जब ऐसा होता है तो हमारी सभ्यता या सभ्यताएं जो रचयिता की सेवा में काम करते हैं और समझते हैं कि इस गुट को किस तरीके की मदद देनी चाहिए, तो इस प्रस्ताव को ग्रहों के महासंघ या कह लो परिषद या कह लो समिति के सामने रखा जाता है। अगर इसकी अनुमति मिलती है तो क्वारंटीन हटाई जाती है और हम मदद के लिए अपने अंतरिक्ष विमानों में या कह लो स्पेस क्राफ्ट्स में या कह लो यूएफओज में और अलग अलग तरीकों से प्रकट हो जाते हैं। तो दोस्तों आप देख लो, ऐसा नहीं है कि वहां पर भी एक तरीके का सिस्टम ही है, रचयिता ने भी जो बना रखा है ना एक सिस्टम है, बट उस सिस्टम के अंदर कुछ तरीके हैं कि भाई फ्री विल, ये सारी लॉज हैं, बनाए हुए तरीके हैं रचयिता के कि इस तरीके से काम करेगा ये। और क्योंकि उन्होंने ये बोल रखा है कि हम तो सारे टेलीपैथी से कनेक्टेड है, तो झूठ का तो मतलब होता ही नहीं है। टेलीपैथी, कई लोगों को ऐसा लगता है कि टेलीपैथी ये होता है कि भाई मस्तिष्क से मस्तिष्क में बस बात हो गई। टेलीपैथी ये नहीं होती। मान लीजिए आपको टेलीपैथी, आप और मैं टेलीपैथी से कनेक्ट है, या हम सारे के सारे टेलीपैथी से कनेक्ट हैं, तो जो भी चीज एक व्यक्ति महसूस भी कर रहा होगा ना किसी भी तरीके की, वो सारे ही महसूस करेंगे। किसी एक को डर लगा तो सभी को डर लगेगा, कोई एक खुश हुआ तो सभी खुश होंगे। ये इस तरीके की चीज हो जाती है। और एक ने किसी भी तरीके का अनुभव लिया तो वो सभी का अनुभव हो जाता है। और जब इस तरीके से टेलीपैथी हो जाती है ना, तो होता क्या है कि अनुभव करता तो एक है, लेकिन सबको मिलने के कारण ना पूरी की पूरी सभ्यता ही खिंच के आगे निकल जाती है। ऐसा नहीं होता कि कोई इधर भाग रहा है बंदर की तरह, कोई उधर भाग रहा है, कोई इधर यहां अटका पड़ा है, कोई वहां अटका पड़ा है, ऐसे नहीं होता। पूरी की पूरी सभ्यता ही निकल जाती है आगे। और ये ही वो कारण है कि कई तीसरी घनत्वता के और ग्रह बड़ी तेजी से आगे निकले, क्योंकि उन्होंने ये जो टेलीपैथी जिसे बोलते हैं ना, कई लोग इसे टेलीपैथी बोलते हैं, बट ये कई लोग इसे सुपर नेचुरल पावर बोलते हैं, परंतु ये सिद्धि होती है अपने आप में, और ये सबके अंदर होती है, कोई भी एक्टिवेट कर सकता है इसको। तरीके होते हैं इसके, मतलब मेडिटेशन से ही होता है, लेकिन हाँ इसके तरीके होते हैं। इस समिति या परिषद के लोग कौन होते हैं? तो रा कहते हैं ये लोग महासंघ से ही चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, और कुछ इनमें वो भी हैं जो तुम्हारी धरती के अंदर नीचे भी होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी तुम्हारी तीसरी घनत्वता का ध्यान भी रखना होता है। उनके नाम लेने जरूरी नहीं है। परिषद के लोगों में नाम का कोई काम नहीं होता, क्योंकि सबके नाम नहीं है। तो दोस्तों एक पिछले सेशन के अंदर रा ने एक चीज बड़ी क्लियर की थी, कह रहे दुख तकलीफ और इन सब चीजों के आने का जो कारण है ना, वो है पहचान। किसी भी तरीके की पहचान है ना, तो दुख तकलीफें तुम्हारी जिंदगी में आनी ही आनी है, चाहे तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो। और यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्या है कि महासंघ में किसी का नाम ही नहीं है, और सारे के सारे टेलीपैथी से जुड़े हुए, और एक की मदद कर, मतलब एक को पता चलेगा कि भाई ये मांग रहे हैं, तो सभी को ही पता चल जाता है कि हाँ इस ग्रह से आ रही है भाई साहब, प्रॉब्लम होगी इस ग्रह में, यहाँ पे दिक्कत आ गई है। और यहाँ पर ये जो कह रहे हैं ना धरती के नीचे, तो आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा, ये वास्तविकता भी है कि धरती के नीचे भी कन्फेडरेशन के मेंबर्स रहते हैं, और वो इतनी हाईली एडवांस सिविलाइजेशन है कि वो धरती के नीचे रह के ना अपना खुद का एक कमरे के अंदर सूरज भी बना सकते हैं, या अगर बहुत बड़ा एरिया हो या बहुत बड़ी जगह हो तो उसके अंदर अपना सूरज भी बना सकते हैं। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है सूरज बना लेना,
अभी आप लोगों को शायद ये आपकी जस्ट जानकारी के लिए है कि चाइना ने सूरज और अभी चंद्रमा दोनों बना लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल करके। अब क्यों बनाए हैं, क्या बनाए हैं, वो रा भैया आगे बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम इसको यहीं पर करते हैं। तो आगे रा कहते हैं जो समिति निरंतर सत्र में बैठते हैं, मतलब इस समिति के बारे में बात हो रही है कि ये समिति निरंतर सत्र में बैठते हैं, उनमें 9 चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं। दोस्तों ये 9 चुने हुए प्रतिनिधि वो होते हैं जो आपस में ही सबने चुने होते हैं, और वो भी टेलीपैथी में बहुत, उनके पास भी सारी सिद्धियां होती हैं, लेकिन वो डायरेक्ट कनेक्शन में रहते हैं ऊपर हायरार्की के अंदर। हायरार्की नहीं कह सकते आप इसको, क्योंकि जो रचयिता की जो सोच में चल रहा है ना, वो इनको सबको पता होता है कि रचयिता क्या सोच रहे हैं इस वक्त, मतलब इतनी एडवांस सिविलाइजेशन है। तो वो कहते हैं इसको सत्र समिति या सत्र परिषद बोलते हैं। जब भी जरूरत पड़ती है तो इनको सहायता देने के लिए 24 लोगों की एक और समिति होती है जो ईमानदारी से इनके काम को देखती है। इनको गार्जियंस या अभिभावक या रक्षक कहते हैं। तो ये 24 रक्षक होते हैं दोस्तों, जो ग्रह का पूरा ध्यान रखते हैं, ग्रह का नहीं पूरे सौर मंडल का पूरा ध्यान रखते हैं, ये कि किस ग्रह पे क्या चल रहा है। और आप अंदाजा नहीं लगा सकते इनकी पावर का, अंदाजा नहीं लगा सकते इनकी कैपेबिलिटीज का। खैर हमसे तो ना ही पूछो कि इनकी कैपेबिलिटीज क्या है, जिस दिन खुद आप अनुभव कर लोगे उस दिन आप देख लेना। तो आगे रहा बोलते हैं ये पूरी समिति बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे के साथ रचयिता की एकता से दिमाग में बात करते हैं। इसको तुम टेलीपैथी बोलते हो। ये सभी एक के ज्ञान का इस्तेमाल करके सारे काम करते हैं। जब भी महासंघ के लोगों को किसी तरह की सोच और सलाह की जरूरत होती है तो वो एक संतुलित तरीके से अपनी सलाह देते हैं, जिसके आधार पर हम अपनी किसी तरह की कार्यवाही कर सकते हैं। इसमें जो काम होते हैं वो एक तो ध्यान पूर्वक एक ग्रह को दूसरे ग्रहों के समूह को महासंघ में शामिल करना होता है। तो यानी ऐसा होता है कि जैसे मान लो एक ग्रह है, अब वो तो आध्यात्मिक उससे निकलते निकलते आगे पहुंच गया, अब वो पहुंच गया उस लेवल पे कि हाँ भाई अब महासंघ को ज्वाइन कर सकते हैं, तो पूरा ग्रह उसकी पूरी की पूरी सभ्यता इसको ज्वाइन करेगी। अब ये तो हो गया पहला काम। दूसरा, उनकी मदद करना होता है जिनको ठीक से यह नहीं पता होता है कि किसी ग्रह के लोगों की मदद कैसे की जाती है, जिसमें यह देखा जाता है कि किसने मदद मांगी, एक के कानून या ज्ञान के हिसाब से क्या होना चाहिए और कितने लोग मदद मांग रहे हैं, क्योंकि कभी कभी विरोधाभास भी हो सकता है, तो उस वक्त क्या करना है। और तीसरे, हमारे खुद के महासंघ के सवाल होते हैं जिन पर विचार विमर्श होता है। तो दोस्तों एक मतलब इस पूरे महासंघ मतलब हम सुनते थे, मतलब रामायण में एक संघ होता है, महासंघ है, ये सारी चीजें हैं, तो मतलब लगभग हमारी आंख के सामने तो रामायण ही चल गई थी। खैर क्योंकि हमें जो पता है हम तो उसी के हिसाब से बता सकते हैं ना, ऐसा नहीं है कि ये बाकी मतलब धर्मों में नहीं है, ये हर धर्म में आपको इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक ग्रह की सेवा करने के लिए भी ना बहुत विचार विमर्श करना होता है, ऐसे नहीं कि तुरंत ही कर दी, बहुत पूरा विचार विमर्श होगा कि हाँ अब इनकी सिचुएशन ये है, अब इनकी सिचुएशन ये है, अब इतने लोगों ने हमें कॉल किया, अब इतने लोगों ने कॉल किया, और जितने ज्यादा कॉल करते चले जाएंगे और जितने ज्यादा लोगों को एक का ज्ञान होता चला जाएगा और जो इसका इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, वो धीरे धीरे उनको पता नहीं चलता है, लेकिन वो धीरे धीरे इस महासंघ का हिस्सा खुद ही बनते चले जाते हैं, क्योंकि बाद में जब कटाई का वक्त होता है ना, उससे पता चलेगा आपको। तो फिर वो आगे कहते हैं ये कुछ बड़े कर्तव्य हैं इस समिति के। जब भी उनको कोई उलझन लगती है तो वो 24 जो हमारे गार्जियंस या कह लो अभिभावक हैं उनसे सलाह लेते हैं और आगे की कार्यवाही करते हैं। तो मतलब ये गार्जियंस जो है ना, अगर इन्होंने बोल दिया ना जाओ और इस प्लेनेट को रेस्क्यू कराओ, अब फंस गया है प्लेनेट, तो ये गार्जियंस ने बोला नहीं और पूरा का पूरा महासंघ कूद पड़ता है एक ही बार में। खैर सोचने वाली बात ये कि क्या कहानी होती होगी। तो फिर डॉन कहते हैं क्या ये 9 लोगों की समिति वही है जिसका जिक्र इस किताब में है, जिसका नाम यूरी है, जो आंड्रिया पुहारिक ने लिखी थी। तो रा कहते हैं
इस 9 की समिति के बारे में काफी हद तक तुम्हारे यहाँ 2 लोगों ने बताया है। एक का नाम मार्क प्रोबर्ट है, जिसने इसके ऊपर एक किताब लिखी है, और दूसरा आंड्रिया हेनरी पुहारिक ही है। दोस्तों, ये जो किताब है ना यूरी, अगर कभी आपको लगे, हम आपको ये नहीं बोल सकते कि तू ऐसा कर या ना कर, क्योंकि हमें भी अब समझ में आ गया कि एक का ज्ञान क्या है और आपकी आजादी क्या है। तो कभी अगर आपका मन हो तो आप कोशिश कर सकते हो, या आपकी चॉइस पे ही होगा कि आप इस किताब को पढ़ो। आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे अगर आपने किताब सच में पढ़ ली तो। इस किताब का एक रोचक एक हिस्सा हम आपको बताते हैं, जिसको पढ़ते पढ़ते हम लोग सारे लॉ ऑफ वन के जितने भी हम लोग ज्ञानी कह लो, या हम लोग एक तरीके से प्रैक्टिशनर कह लो आप हमें, कि हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं इसका, और क्या कहते हैं, ध्यान अवस्था में भी जाके और अलग अलग तरीके से। तो एक बड़ी रोचक कहानी थी उसके अंदर की आंड्रिया पुहारिक इनके कांटेक्ट में आ जाता है, मतलब महासंघ के, कन्फेडरेशन के। तो बचपन में उसका एक एनकाउंटर हुआ होता है कि उसके ना बचपन में एक यूएफओ आता है, उसके ना माथे पे एक बीम मार देता है। उसके बाद से उसकी जितनी भी कुछ होती है ना मैजिकल पावर, सारी जागृत हो जाती हैं, उसकी जितनी भी उसकी शक्तियां होती है सारी जागृत हो जाती हैं। तो ऐसी कुछ सीन चल रहा होता है, तो वो सीन बड़ा रोचक था। तो ये होता क्या है कि आंड्रिया, ये क्या कहते हैं, यूरी जेलर जो है, अगर आपको इसको चेक करना चाहो तो यूट्यूब पे इसकी एक छोटी सी सीरीज है यूरी करके, यूरी जेलर करके। उसमें इसने कई चीज़ें बताई हैं जो कि काफ़ी रोचक है, काफ़ी मतलब और महत्वपूर्ण भी है। तो उसमें क्या होता है, ये होता किसी होटल के पास है, अपनी शायद किसी प्रेमिका के साथ होगा। तो वहां पर होता है और वहां से गायब हो जाता है एकदम से, और शीशा तोड़ के एंड्रिया के घर के अंदर जाके गिरता है। ये आंड्रिया इसका दोस्त है, दोस्त मतलब ये साइंटिस्ट है आंड्रिया पुहारिक। इसी तरीके की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और इन सब चीजों के अंदर इसकी काफी रुचि थी। तो इनका अपना खुद का एक समूह था। तो ये वहां से गायब होता है, उसके यहाँ पे निकल आता है। आंड्रिया इससे ये पूछ रहा होता है, तू यहाँ कैसे आया? तो वो कहता है कि यार मैं तो अभी तो होटल में था, मैं यहाँ क्या कैसे आ गया? तो ये जो चमत्कारी चीज हुई ना, इसके साथ वही हुआ कि इसी हवा में गायब हो गया और वहां से तुरंत वहां से निकला और यहां से आ गया निकल के एकदम। इसको नॉन लीनियरिटी बोलते हैं इंग्लिश में, बट बहुत सारी चीजें हैं। खैर, ये सत्र लंबा हो जाएगा, हम इसको अभी यहीं पर रोकते हैं। अगर आपकी कोई इच्छा हो इनमें से अभी फिलहाल, क्योंकि ये काफी हैवी रहा है सेशन, सत्र, तो इसको अभी हम यहीं रोकते हैं और अगले सत्र में इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और अब हम आपको उस अनंत रचयिता की प्रेम और रोशनी, शक्ति और शांति में छोड़कर चलते हैं भाइयों। बहुत बहुत धन्यवाद।